हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोग को कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपके मार्क्स में काफी इंप्रूवमेंट होगा। मेरा ये जो क्लास बनाने का टारगेट है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना, सपना देखते हैं कि सर मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा जिससे क्या होगा, जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो उन गलतियों को इग्नोर करोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर अगर मेरा आंसर नहीं मैच हुआ तो क्या सर मुझे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्चुअली उनका सोचना बहुत लाजमी है, इट्स वेरी बेसिक, कहते हैं ना ह्यूमन नेचर है ये, कि इंसान अक्सर डरता है जब उसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे अच्छे बच्चे हों, चाहे मिडल वाले हों, चाहे एवरेज हों, या कहते हैं ना कि थोड़े से कमजोर टाइप के हों, सभी के मन में थोड़ा सा डाउट रहता ही रहता है। और आपका जो है वो परसों पेपर है, कल तो आपका एक दिन और है आपके पास। परसों पेपर है तो मैं चाहता हूँ कि आज ही मैं आपको बता दूं, ताकि अगर आपको थोड़ी बहुत आप गलतियां करते हो, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप उन गलतियों को, उन प्रॉब्लम्स को सुधारो और चीजों को समझो और अपने माइंड में अभी से सेट कर लो, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय है, तो आप इजीली अपने माइंड को उस चीज में डाइवर्ट कर सकते हो कि हाँ यार, ये वाली गलती मैं करता था, अच्छा ये वाली गलती नहीं करनी है, ओके अच्छा ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से करना है, मैं करता तो था लेकिन ऐसे नहीं, तो मैं उस चीज को ध्यान में रखूं। राइट, तो ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है उन चीजों का आप ध्यान में रख सको। ठीक है, तो पेपर कैसे प्रेजेंट करना होता है अकाउंट का, ध्यान से सुना इस बात को। जो हमारा अकाउंट का पेपर होता है उसको कैसे प्रेजेंट करना होता है, क्या कैलकुलेशंस उसमें जरूरी है। जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या कैलकुलेशंस दिखाना जरूरी है, सर क्या जो खाते बनाते हैं, अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं, वो कैसे हमें ड्रॉ करना होता है, और जो जर्नल एंट्री बनाते हैं उसको कैसे, क्या उसके लिए फॉर्मेट रेडी करना जरूरी है, पेंसिल से लाइन खींचना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको अब धीरे धीरे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। स्पीड में देख सकते हो, वो आपके लिए है, जैसा आपको सही लगे, कंफर्टेबल लगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर देखना अगर आपका टारगेट है कि आपको कैसे भी करके 100% स्कोर करना है तब। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि मुझसे गलतियां हो जाती है, मेरे क्या पूरे नंबर कटेंगे, तब भी इस वीडियो को जरूर देखना। इन शॉर्ट, ये वीडियो जो है वो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे अपना शेयर की तरह व्यू जरूर शेयर करना कि आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी बातें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं बातें बताना थोड़ा थोड़ा करके, उसको ध्यान से सुनते जाना। तो अभी ध्यान से सुना जो जो बातें मैं कहूंगा। सबसे पहले, जब आप भी बड़े सवाल शुरू करते हो, बड़े सवाल का मतलब क्या है कि आप लोगों को पता होगा जो सेक्शन ए और बी होता है तो वो तो आपका एमसीक्यू और 1 मार्क्स का होता है, तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम शुरू होती है सेक्शन सी, डी, ई और एफ में। तो जब आप सेक्शन सी, डी, ई और एफ सॉल्व करते हो, तो कई सारे सवाल में ना हमें नाम दिया होता है। क्या दिया होता है? नेम हमें मेंशन होता है ना, कि क्वेश्चन में कौन कौन से लोग हैं, या तो हमें नाम दिया होता है क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, ये ज्यादा मोटा हो रहा है। ध्यान से सुना। क्वेश्चन में अगर कोई नेम मेंशन है कि भाई इस पर्सन का हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट, या तो कोई बिजनेस का नाम मेंशन होगा, या जो भी नाम मेंशन होगा, इन शॉर्ट याद रखना है, कोई भी नाम मेंशन हो तो वो जरूर लिखना है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो प्रॉपर एक हेडिंग देना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा सवाल कर रहे हो, क्या है, कैसा है। तो पहली बात याद रखना है कि आपको हेडिंग देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात याद ये रखना है कि लाइन आपको रेंडमली नहीं खींचना है, आप जितना हो सके उतना स्केल का यूज करो। देखो, ये बातें इसीलिए बताई जा रही हैं आपको, ताकि आप समझो कि जो कहते हैं ना कि 100 आउट ऑफ 100 जो लाते हैं वो क्या ऐसा एक्स्ट्रा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ बातें पता है, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे खुद के भी 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, और मैंने कहीं ना कहीं, देखो, मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहूँ कि मैं इन चीजों पे ध्यान देता था। तो आप ऐसे समझो कि मेरे जो टीचर थे वो मुझे अक्सर इन सब चीजों के लिए ताना मारते रहते थे, क्योंकि मैं कई बार है ना रैंडमली लाइन ड्रॉ कर देता, कई बार बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देता था। तो वो छोटी छोटी बातें जो होती है ना, जिनको हम मजाक में लेते हैं, अक्सर वही कमाल कर जाते हैं। तो इसलिए इस बात को थोड़ा समझना। तो पहले तो आपको हेडिंग प्रॉपर देना है, स्केल का यूज करना। बहुत सारे बच्चे बिना स्केल के यूज कर ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और आपकी जो लाइनिंग होती है वो कम, कभी ज्यादा कभी कम ऐसी होती है, तो वो नहीं सही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोई जर्नल एंट्री कर रहा है और मान लो ये आपका पेज है एक, ठीक है, ध्यान से सुना इस बात को। मान लो ये आपका एक पेज है, तो पेज में जैसे हमें पता है कि एक उधार होता है और एक जमा होता है, यानी कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, क्रेडिट वाली लाइन जो है वो ज्यादा दिखेगी, सॉरी डेबिट वाली अरे क्रेडिट वाली लाइन ज्यादा दिखेगी और डेबिट वाली इतनी पतली कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों के लिए प्रॉपर स्पेस हो, जिसमें आपका जो अमाउंट है वो अच्छे से लिख सको। जितना स्पेस इसमें रखना उतना इसमें रखना, जिससे अमाउंट को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। दैट्स वाई यहाँ पे बोला स्केल का यूज करना है। स्केल का यूज करो, और लाइन ड्रॉ करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है पेंसिल का यूज करो। बिना पेंसिल के लाइन ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप पेन से लाइन ड्रॉ करते हो
तो वो नेगेटिव पॉइंट में जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपके बहुत सारे नंबर कट जाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि ये जो 100 आउट ऑफ 100 वाला मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, इसलिए उस चीज को थोड़ा ध्यान देना। इट मे बी पॉसिबल जो टीचर आपका पेपर साइन कर रहा हो, या जिस जो कमिटी में हो, या जो नया रूल बनाते हैं बोर्ड वाले, देखो अभी ये तो है, मैं आपको पुरानी बातें जो मुझे पता है मैं उनके बेस पे बता रहा हूँ। अब हो सकता है नए रूल के अकॉर्डिंग वो बोल दे कि नहीं भाई, अगर पेंसिल का यूज नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्लियरली हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है, जो हम किताबें पढ़ते हैं अकाउंट की, कि पेंसिल का यूज करो, स्केल का यूज करो। ये बातें हमें बचपन से सिखाई जाती है, मतलब हम 11वीं स्टार्ट करते तब से सिखाई जाती है। तो ये तो आपका एकदम बेसिक वाली में आ गया, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद जितना हो सके, जब आप सवाल को सॉल्व करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप सवाल को सॉल्व करते हो, जब सवाल खत्म होता है तो उसका टोटल कर लिया करो। अब बोलोगे सर सवाल में क्या सब में टोटल करना होगा, सर क्या ये रोजनामचा में भी टोटल करना होगा, मतलब ये जो जर्नल एंट्रीज होती हैं क्या इसमें भी टोटल करना कंपलसरी है? तो देखो जर्नल एंट्रीज वाली में जहां तक बात करूं, तो जर्नल एंट्रीज में आपको टोटल करना कंपलसरी नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि जो जर्नल एंट्रीज होता है वहां पे आपको टोटल करना कंपलसरी नहीं है। इस बात को ध्यान देना। अगर आप टोटल कर देते हो तो वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, ना ही उसका एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन टोटल करना जरूरी नहीं है। कर दिए तो चलेगा, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात हो गया। अब बोलेगा तब सर टोटल किसका करना है? तो टोटल करना है जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो क्वेश्चन होता है एडमिशन का, आपका जो क्वेश्चन होता है रिटायरमेंट का, यानी हिंदी और गुजराती में कहूँ तो प्रवेश का, और रिटायरमेंट यानी कि निवृत्ति का। इसके अलावा जो आपका वार्षिक हिसाब यानी फाइनल अकाउंट जो होता है, फाइनल अकाउंट में दोनों यानी वार्षिक हिसाब में कंपनी और साझेदारी पेढ़ी दोनों का, ठीक है? तो ये थोड़ा सा वार्षिक हिसाब, वार्षिक हिसाब, वो भी दोनों में, ठीक है? तो जहां पे भी टोटल करना जरूरी है वो टोटल करना, और टोटल ढंग से लिखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में टोटल करके ऐसे कहीं भी इधर उधर लिख दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से लिखो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लो ये ऐसे लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल आया आपका, तो यहाँ पे पता है क्या करना? टोटल लिखने के बाद ऐसे 2 लाइन कर देना, पेंसिल से ऐसे 2 लाइन। ये डिनोट करता है कि आपने टोटल कर दिया है, टोटल आपका कंप्लीट है। इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपको है ना 100% दिलाने में पूरी तरीके से मदद करेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो कुछ क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मेट जो है वो बहुत जरूरी है। तो वो फॉर्मेट आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है? उस फॉर्मेट को तोड़ना नहीं है, जैसा फॉर्मेट बोला गया है वैसे ही फॉलो करना है। तो ये वो बातें होंगी, बेसिक्स बातें जो आपको याद रखना है, जिससे देखो इन सारी चीजों का कैसा है कि ये सारी वो चीजें जिनका आपको मार्क्स नहीं मिलता है। बात को ध्यान से सुनना, ये हमें स्कूलों में भी पता जाता, जब मैं स्कूल में पढ़ता तब भी हमको यही बोला जाता कि ये सारी चीजों का मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन मार्क्स कटता जरूर है। यानी कहने का मतलब कहते हैं ना, फ्री फंड का है ना, नंबर कट जाएगा अगर हम ज्यादा अच्छा लाने की कोशिश कर दिए तो। इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, और हमें देखना होता है कि हम ये छोटी छोटी जो कहते हैं ना कि एक अच्छा और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में जो डिफरेंस होता है वो यही फॉलो करते हैं। इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान देखना, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर का जो चेकिंग होती है वो कैसे होता है, मार्क्स कैसे देते हैं, और अब आपको मार्क्स कैसे 100% मिलेंगे उसके बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे ये मेरे पास एक भेजा है किसी ने, ठीक है, जो भी है, थोड़ा सा ये डल है, मैंने बोला कि व्हाइट करके दे दो तो नहीं हुआ उनसे भी, और मुझे भी आता नहीं है, ये डल है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा जो जरूरी बातें हैं। सबसे पहले तो आपका जो होता है वो होता है सेक्शन ए, ठीक है? तो सेक्शन ए यानी कि आपका होता है एमसीक्यू। थोड़ा कुछ चीजें मैं बोलूंगा उसको ध्यान देना। जब भी आप पेपर शुरू करते हो तो पेपर के ऊपर हेडिंग में ऐसे लिख दिया करो सेक्शन ए। इस चीज को ध्यान देना है, छोटी सी है पर ध्यान देना है कि इसको बढ़िया से लिखना, कि ये दिखे कि आपका सेक्शन ए कहां से शुरू कर रहा है। दूसरी बात, आप जब भी नया सेक्शन शुरू करोगे हमेशा नए पेज से करना। ये तो हमको कहते हैं ना, जब से हमने पेपर देना शुरू किया तब से बता जा रहे हैं, 5वीं 6वीं से हम लोग को ये बातें सिखाई जाती है कि बच्चों नया क्वेश्चन नए, अरे मतलब नया सेक्शन नए पेज से ही लिखो। तो ये तो बहुत पहले बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको एक बार बता दूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए याद रखना है नया सेक्शन नए पेज से। दूसरी बात याद रखना है कि जब भी आप सॉल्यूशन लिखते हो यानी आंसर्स लिखते हो तो आपके पास देखो 2 रास्ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर नंबर 1, फिर उसका यहां लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहां लिखेंगे आंसर नंबर 2, फिर यहां लिखेंगे, ऐसे। तो आप चाहे वैसे ही लिखो, चाहे जिस तरीके से इस पेपर में लिखा हुआ है आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। हालांकि जो मेरा सजेशन होगा मैं यही कहूंगा कि आप डायरेक्टली 1 2 3 4 5 ऐसे मतलब डायरेक्टली करके लिखना। रीजन ये है, इनमें क्या होगा, पेज कम वेस्ट होगा,
देखो पेज जितना ज्यादा बचाओगे उतना ज्यादा तुम फायदे में रहोगे। अब बोलोगे सर पैसा भरे पेज क्यों बचाए हम लोग, तो मैं बात इसकी नहीं कह रहा हूँ कि पैसा भरे इसलिए पेज बचाओ, अरे मतलब पैसा भरे इसलिए पेज खर्च करो या पैसा नहीं भरे इसलिए पेज बचाओ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जितना कम समय वेस्ट करोगे, जितना कम पेज वेस्ट करोगे, उतना तुम्हें सप्लीमेंट्री मांगने की नौबत नहीं आएगी। जब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मांगोगे ना तो उसमें डिटेल भरना पड़ता है, और वो डिटेल कितने सारे हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि फॉर्म ये जो आपका सप्लीमेंट्री होता है उसमें कौन कौन सा डिटेल भरना पड़ता है। तो उस डिटेल को भरने में ही 5 मिनट चला जाता है, तो आपका वो 5 मिनट में बचाने के लिए बात कह रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना है इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप एमसीक्यू का नंबर लिखो या तो आप आंसर लिखो, पर मेरा जो पर्सनल सजेशन होगा वो यही होगा कि आप आंसर लिखना। अगर आपको ज्यादा आ रहा है, ज्यादा टाइम बचता है तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप आंसर ही लिखना, इससे चेक करने वाले को आसानी रहती। इस वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ढूंढने में, समझने में, क्योंकि देखो अब हालांकि ये आसान है, एक बार इंसान चेक करना स्टार्ट करे तो याद हो जाता है, तो आसान है, लेकिन क्या है ये ज्यादा आसानी से दिखाई देता है क्योंकि ये बड़ा बड़ा है ना, इसको देखने में ज्यादा आसान होता है, इसलिए ये बात को ध्यान रखना। ये हो गया सेक्शन ए। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। देखो अब सेक्शन बी जो होता है ये आपका थियोरी होता है। ठीक है, थियोरी में कैसा है कि अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो थियोरी में आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा गया। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि पागड़ी के क्या होती है, यानी ख्याति क्या होता है, तो धंधानी बाजार में प्रतिष्ठानी मूल्य दर्शाती अदृश्य संपत्ति, राइट। तो ये क्या इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इंटेंजिबल सॉरी, तो जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली बस वही आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो डेफिनेशन, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, कि जो अपेक्षित लाभ के अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की क्षमता को, जो मैंने ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी क्लासेस ली, चाहे वो हिंदी मीडियम के लिए हो चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए हो, मैंने दोनों ही डेफिनेशंस बताए हैं कि आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप चाहे जो डेफिनेशन लिखोगे जो आपकी बुक में है तो आपको मार्क्स मिलेगा, बुक में नहीं है तो 100% नहीं मिलेगा। अगर हो सकता है आपका कंटेंट राइट हो तो इट मे बी पॉसिबल जो टीचर है वो दयावान हो तो आपको कम ज्यादा करके दे दे, लेकिन कोशिश यही करना है कि जो बुक में दिया गया है वही आप लिखो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, और आगे इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जैक्ट आंसर लिखना, जो पूछा गया बस वही एग्जैक्ट आंसर लिखना। आपको इसमें ज्यादा कहानी बना के लिखने की जरूरत नहीं, देखो एक एक लाइन का आंसर लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया सेक्शन ए और बी की। अब बात करते हैं सेक्शन सी का। देखो ए और बी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, वहां पे डायरेक्ट मार्क्स मिलता है। बात आगे स्टार्ट होता है वो होता है सेक्शन सी से। अब सेक्शन सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही होता है, ये बात तो कंफर्म है। तो इसमें मार्क्स कैसे मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमारा अगर आंसर मैच हुआ क्या तभी हमको 3 मार्क्स मिलेगा या कम ज्यादा कुछ मिलेगा। तो याद रखना है कि आपका जब पूरा आंसर राइट है तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेगा। लेकिन इन केस मान लो कि आपका पूरा आंसर राइट नहीं है और आपका थोड़ा बहुत राइट है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन हमारी बुक का ये, वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया था। तो यहाँ पे जैसे 2/9 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30,000 अमाउंट दिया हुआ था, तो इन लोगों ने फाइंड किया 1 के अकॉर्डिंग कितना। तो अब जिन जिन बच्चों ने ये लिखा था उनको 1 मार्क्स यहाँ मिल गया, फिर उसके बाद ये आंसर आने पे ये यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया, उसके बाद जब हमारा ये फाइनल आंसर आया तो वहां पे 1 मार्क्स मिल गया। यानी मेन कैसा है कि आप प्रेजेंटेशन का भी बहुत मायने रखता है। देखो ये वाला सॉल्यूशन का ये वाला बुक में भी दिया गया और मैंने भी पढ़ाया है कि किस तरीके से आपको ये फाइंड करना होता है, ये फ्रेम करना होता है। तो पहले ये लिखोगे तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा। देखो ये एक साइन है ना, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये टिक किया हुआ है। और दूसरा ये देखो यहाँ पे टिक किया हुआ है, तो ये दूसरा टिक हो गया, और यहाँ पे ये तीसरा टिक हो गया। और देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अहीं दरेक टिक दीठ 1 गुण, मतलब क्या है, जितना साइन करना है उसका उतना नंबर देना है। यानी 2 राइट है तो 2 मार्क्स देना है, 3 राइट है तो 3 मार्क्स देना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आप ज्यादा शॉर्टकट में जाते हो तो भैया शॉर्ट नंबर भी आपको शॉर्टकट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे तो सर डायरेक्टली पता है, मैं इसको लिखे बिना आंसर ला सकता हूं, तो तुम लाना आंसर, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो भी तुम्हें डायरेक्टली पूरा नंबर दिए बिना 2 मार्क्स देंगे। ये बहुत बेसिक बात है। ये कई बार मैं ये सारी चीजें बोला हूं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को कि कहते हैं ना कि थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में गलतियां करते हैं। तो आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको स्मार्ट बनना है और नॉर्मल तरीके से आपको बिहेव करना है एज अ नॉर्मल स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें देखो कैसा है कि जैसे इसमें लाभ पूछा है, क्या पूछा है, लाभ पूछा है। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक सेक्रीफाइस का होता है और एक गेन का होता है, या हिंदी में कहूं या गुजराती में कहूं तो एक त्याग होता है और एक लाभ होता है। तो दोनों ही केस में आपको याद रखना है कि जो भी पूछा गया हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे वाले क्वेश्चन में गेनिंग का पूछा था, यानी लाभ का पूछा था, तो सबसे पहले तीनों का कैलकुलेशन देखो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस में आया है तो आंसर अपोजिट हो जाता है।
तो ये अगर आप नहीं लिखते हो तो इसके भी मार्क्स कट जाएंगे, सारे मार्क्स नहीं कटेंगे लेकिन 0.5 मार्क्स जरूर कट जाएगा। इसलिए याद रखना है कि अगर आंसर माइनस में आता है तो ये भी बताना पड़ेगा कि वो क्या है, और तीनों राइट होने पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद थ्योरी की बात करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में कोई थ्योरी आ जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि सर थ्योरी कितना लिखे कितना नहीं लिखे। तो यहाँ पे जैसे ये जो आपका है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का है, यानी जो विसर्जन है उसके चैप्टर का है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो विसर्जन वाले इस टॉपिक में टोटल 6 पॉइंट्स है, तो आपको पूरे के पूरे 6 पॉइंट्स नहीं लिखना है। यानी जो डिसोल्यूशन में है ना कि कोट बाय कोट है, डिसोल्यूशन कैसे करना बाय विद द हेल्प ऑफ कोट, तो कोट वाले पॉइंट में यहाँ पे क्या रखना है कि 6 के 6 पॉइंट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 पॉइंट भी लिखते हो, देखो लिखा है कोई पर तृण साचा मुद्दा ना तृण गुण अपवा, मतलब अगर 3 मुद्दा भी लिखते हो तो भी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन इन केस मान लो कि अगर आपने 4 लिख दिया तो वेरी गुड, मेरे हिसाब से आप 4 पे जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन केस अगर मान लो कोई एक पॉइंट ऐसा है जो एग्जैक्टली बुक के जैसा नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है उनको, तो ऐसा ना हो कि वो तीन आपने लिखा है फिर भी वो आपको 0.5 मार्क्स कट कर ले। इसीलिए कोशिश करना है कि जब भी एग्जैक्टली बोल दिया कि 3 पॉइंट लिखो 4 पॉइंट लिखो, आप एक ज्यादा ही लिखा करो। 4 बोले तो 5 लिखा करो, 5 बोले तो 6, 6 बोले तो 7 लिखा करो। अगर 7 है ही नहीं तो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आता है जर्नल एंट्री वाला। तो जर्नल एंट्री वाले में मैंने अभी बताया कि हमें लाइन प्रॉपर तरीके से, देखो इन लोगों ने कितना बढ़िया से ड्रॉ करके दिखाया है। तो याद रखना है सबसे पहले आपको ये प्रॉपर बॉक्स बना, देख रहे हो एक लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन ऐसे है, देखो मैं लाइन जैसे जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ देखते जाना, ठीक है। ये बॉक्स बंद किया है, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये देख रहे हो पूरी तरीके से ये ड्रॉ करके पूरा बंद किया है। तो ये इस तरीके से लाइन खींच रहा है। ये बीच वाला लाइन आपके हाथ में, अगर आप खींचना चाहो तो खींचो, नहीं खींचना चाहो तो मत खींचो, ये आपके हाथ में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन लिखना कैसे उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मेन कैसा होता है कि अब जैसे ये जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है तो इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आपका है पार्टनरशिप वाला यानी साझेदारी का है लास्ट वाला, इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। जब 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ध्यान से सुनना। तो इसमें होता क्या है, अगर मान लो उसमें एक ही रोजनामचा बनता है, एक ही जर्नल एंट्री बनता है, तो एक जर्नल एंट्री का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर मान लो बाई चांस उसमें 2 जर्नल एंट्री बनता है तो एक का आधा मिलेगा, दूसरे का आधा मिलेगा, राइट। और तीसरे में अगर जैसे मान लो एक बना है तो इसमें 1 मिलेगा। तो देखो कितना हो गया, 1 2 और इन दोनों को मिला के 1 यानी कि 3। बात समझ में आया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो लिखते हैं जल्दबाजी में 1 लिख के छोड़ देते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। और अगर मान लो 1 गलत भी हो गया तो भी डरने की जरूरत नहीं, आपको आधा नंबर मिल जाएगा। यानी पूरे क्वेश्चंस नहीं कटते, पूरे मार्क्स नहीं कटते, इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमें टोटल करना कंपलसरी है, तो देखो मुझे भी कभी नहीं बताया गया था, और यहाँ पे भी देखो क्लियरली बोला है कि जर्नल एंट्री, क्लियरली बोला मतलब क्लियरली दिखा है कि जर्नल एंट्री में टोटल करना जरूरी नहीं है। अगर आप टोटल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, आपका मन करता है, आपके पास टाइम बचता है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करते हो तो कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ये रोजनामचा आया, अब ये जो डिबेंचर वाला रोजनामचा था इसमें भी सेम वही कहानी है। अब देखो 4 रोजनामचा है, तो 4 में कैसा होता है, जो बड़े बड़े रोजनामचा नहीं, जो मेन रोजनामचा जिसको बोलते हैं ना कि मेन पॉइंट है, ये नहीं आता तो मतलब तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जो मेन है उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा, जो नॉर्मल है उसका आपका 0.5 मार्क्स मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट वाला इसका 1 मार्क्स, सेकंड वाले का 1 मार्क्स। उसके बाद ये देखो ये दोनों जर्नल एंट्री जो बहुत नॉर्मल वाला है, तो इसके लिए दोनों का आपको कितना मिलेगा, आधा आधा नंबर मिलेगा। समझ में आया, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये फिर से वही जनरल एंट्री वाला, तो वही बात हो जाता है। तो इसलिए याद रखना है कि इसी तरीके से पेपर का प्रेजेंटेशन करना है। और देखो यहाँ पे तारीख पूरा लिखा है, तो आप पूरा लिखो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4/2016, लेकिन लिखने की आदत डालो। देखो क्वेश्चन नंबर भी कैसे लिखा है, जवाब नंबर 36। और यहाँ पे देखो लिखा गजानंद लिमिटेड की बही, लिमिटेड नहीं आमनोद, यानी गजानंद लिमिटेड की बही में ये रोजनामचा या जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गजानंद लिमिटेड, राइट। तो जिस तरीके से आपका हेडिंग आपकी बुक में है उसी तरीके से आपको लिखना है। इन सब चीजों के भी मार्क्स वो कट सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया ना कि अगर आपको 100/100 चाहिए यानी पूरा चाहिए, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद बात होती है सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में भी आपका सेम वही है। जैसे अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था, इसमें छोटा सा क्वेश्चन, देखो ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, ये बॉक्स का भी आपको नंबर मिलेगा, उसके बाद ये जो फॉर्मूला लिखा उसका भी नंबर मिलेगा, ये आंसर आया उसका भी मिलेगा, और ये जो फाइनल आंसर है उसका भी मिलेगा। मतलब बॉक्स का आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर, फॉर्मूला का भी 1 नंबर, इस आंसर का भी 1 नंबर, और इस आंसर का भी 1 नंबर। तो टोटल कितने मार्क्स हुए, 4 मार्क्स हो गए। मान लो कि आपका ये सही है,
ये सही है, ये सही है। कई बार जल्दबाजी में ऐसा होता है कि बच्चे यहीं पर निकाल के इसको लिख देते हैं आंसर, कभी कभी ये भूल जाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पर लेकिन मैं कहता हूं कि भूलना ही क्यों है। इसीलिए सबसे पहला जो टारगेट होता है, कभी भी जब हाथ में आपके पेपर आता है, तो पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को रीड करना। मैंने बहुत गलतियां की हैं, क्वेश्चंस को कभी कभी मैं रीड नहीं करके डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, फिर पता चलता है क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो सबसे होती है। मैंने कहा ना कि कुछ चीजें जो है वो नेचर में ही है, उसको दूर करना थोड़ा मुश्किल है, सावधानी रखी जा सकती है। तो सावधानी ही रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और ये आपको ऐसा नहीं कि परमानेंट इस चीज को लेकर चलना है, एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सावधान रह लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद फिर से गुडविल वाला है, तो यही बात है गुडविल वाले में कि जितने पॉइंट्स होंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। कुछ पॉइंट्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं, जैसे आप सोचोगे ये वाला, ये तो बहुत इजी है तो इसका मार्क्स आपको नहीं मिलता है। तो जो आपके इजी पॉइंट आ जाते हैं उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है ये वाला कैलकुलेशन, जो ये कंपेरेटिव वाला बनाना पड़ता है, यानी हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक और गुजराती में भी कहते हैं तुलनात्मक, इंग्लिश में कंपेरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, कितने हो गए टोटल 7। इसके अलावा एक और है आपका, ये है हेडिंग। क्लियर है इतना? मतलब देखो मैंने ये बात क्लियरली बोल दिया कि क्वेश्चन को जब शुरू करते हो तो सबसे जो ध्यान देना है मेन, वो है आपको हेडिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो कितनी एंट्रीज आई है, 7 एंट्रीज आई है। 7 एंट्रीज का मतलब ये होगा सारे एंट्रीज का 0.5 मार्क्स, मतलब ये हो जाएगा 3.5 मार्क्स। लेकिन आपको कितने मार्क्स चाहिए, 4 चाहिए, तो वो कब कब मिल जाएगा 4, जब आपका हेडिंग भी परफेक्ट होगा। देखो यहाँ पे कितना क्लियर तरीके से लिखा है, गुजरात लिमिटेड नो तारीख 31/3/20 અને 31/3/21 ના રોજના પૂરા થતા વર્ષનું નફા નુકસાનનું तुलनात्मक पत्रक। और हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं सिर्फ तुलनात्मक पत्रक और बोलते हैं सर हमको पता नहीं क्यों नंबर काट लिया। तो यही है वो रीजन, पता नहीं वाला। इसलिए इसको याद रखना है कि आपको पूरा ही लिखना है। ठीक है, और ये इसमें अगर एक दो गलत भी हो गया, जैसे मान लो कि गलती से ये वाला पॉइंट एक गलत हो गया है, एक गलत हो गया, इसका मतलब नहीं कि पूरा काट देंगे। देख रहे हो ना, हर पॉइंट का नंबर मिलता है, इसलिए आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये पॉइंट आया है, ये जो अपना गुणोत्तर वाला है यानी कि रेशियो वाला, तो रेशियो वाले में भी जितने कैलकुलेशन उतने मार्क्स मिलेंगे आपको, सम सेम टू सेम बातें आ जाती हैं। उसके बाद एक ये वाला जो है रोकड़ प्रवाह पत्रक वाली कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चों का आंसर मैच नहीं होता। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों का देखा है कि कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में उनका आंसर मैच नहीं होता है। तो अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। राइट, और मार्क्स इसमें कैसे मिलता है, तो इसमें मार्क्स आंसर के बेस पे नहीं मिलता, जो मैंने खास से वही बात याद रखना है। इसमें जितनी एंट्रीज होती हैं, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो एंट्रीज के बेस पे मार्क्स मिलता है। अब जैसे देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बोलोगे कि सर ये टोटल किया तो टोटल का मार्क्स क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब आपका ये राइट है तो कॉमन सी बात है ये तो होगा ही होगा ना, क्योंकि इसी का टोटल तो ये है, इसलिए इनका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये हो गया, उसके बाद ये और लास्ट में आपका ये वाला टोटल कितने हो गए, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ऊपर एक 12। इसका मतलब 12 एंट्रीज है, और 12 एंट्रीज का हर एंट्री का कितना मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पे अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इसका मतलब ये हो कि 3 एंट्रीज का आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। तो 12 एंट्रीज का कितना मार्क्स हो गया आपको, यहाँ पे 4 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्स का जो है वो एडजस्टमेंट किया होता है, यानी ना ही पूरा नंबर कटेगा ना ही आपको पूरा नंबर मिलेगा, अगर आप सही से नहीं करते हो तो सही से करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये आया सेक्शन ई वाला। तो सेक्शन ई में भी बहुत मिस्टेक्स होते हैं, चीजों को क्या ध्यान रखना है वो देखो। इसमें देखो ज्यादा बड़े बड़े हेडिंग्स नहीं है सवाल के, इसमें बहुत नॉर्मल है। इसमें आपको याद रखना है कि पुनः मूल्यांकन मादा रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, और ये कैपिटल्स अकाउंट लिखना है। उसके बाद आपका रोकड़ यानी कैश और बैंक अकाउंट लिखना है, और बाद में ये पूरी हेडिंग देना है। अब देखो यहाँ पे हेडिंग्स का मार्क्स नहीं बोला है, लेकिन कटेगा जरूर अगर आपने हेडिंग नहीं लिखा है तो। अब यहाँ पे देखो मार्क्स कैसे मिलेगा, यहाँ पे मार्क्स मिलेगा एंट्रीज के बेस पे, पहला पॉइंट। दूसरा ये आपका आंसर के बेस पे मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मार्क्स नहीं मिलता, ये गलतफहमी मत पालना। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो बहुत इजी पॉइंट होता है, आपका ये आंसर है तो मार्क्स मिलेगा, प्लस ये जो टोटल करते हो ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि ये टोटल नहीं लिखते, मैंने देखा है सप्लीमेंट्रीज में उनके, और इसलिए बता रहा कि ये टोटल नहीं लिखते हैं जल्दबाजी में। आता है कि नहीं आता ये सवाल नहीं होता, मेन क्या था जल्दबाजी, जल्दबाजी के चक्कर में वो लोग ये आंसर लिखना भूल जाते हैं। तो इस पे ध्यान रखना है कि अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो बच्चा आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करते हैं,
ये आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में भी सेम है, आपको एंट्रीज का मार्क्स मिलेगा और टोटल का भी मार्क्स मिलेगा। और टोटल में सिर्फ एक साइड का टोटल, अब ये नहीं बोलोगे कि सर दोनों साइड, अरे दोनों साइड का टोटल तो सेम ही होता है ना, इसलिए दो नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल का मार्क्स नहीं मिलता है कैश अकाउंट वाले में, इसमें एंट्रीज का मार्क्स मिलता है। और यहाँ पे भी सेम वही तरीका आ जाएगा। उसके बाद होगा क्या, ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है? 8 मार्क्स का। तो एंट्रीज कैसे, अरे मार्क्स कैसे मिलेगा? तो इसमें हर 4 एंट्री का आपको 1 नंबर मिलता है। इसीलिए अगर मान लो आपका 1 या 2 एंट्री गलत भी हो गया है तो भी मान के चलो कि आपको 7 से लेके 7.5 नंबर तक आराम से मिल जाएगा। इन केस अगर आपने जो ड्रॉ किया है वो प्रॉपर तरीके से है, आपकी एंट्री अच्छी दिख रही है, प्लस आपने हेडिंग दिया हुआ है और स्केल से यूज किया है, तो डेफिनेटली आपको 7.5 नंबर मिल जाएगा। अगर इनमें से किसी भी चीज में कमी हुई तो 7 नंबर मान के चलो। समझ में आया? बट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो तो सेम टू सेम ही है, मार्किंग सिस्टम सेम है, तो इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका ये आता है अगला जर्नल एंट्री वाला। अब जर्नल एंट्री वाले में क्या है कि ये जो जर्नल एंट्री है आपका शेयर कैपिटल वाला, यानी कि पूंजी वाला, शेयर पूंजी वाला, इसमें कैसे आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है। कुछ के आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे जो बहुत ईजी होता है। जैसे जो फर्स्ट एंट्री हो गया, मांगने वाला एंट्री हो गया, ये ईजी होते हैं, इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस जो है ना वो 0 होते हैं। तो जहां पे गलती होने के चांसेस 0 हो ना, उसका वैल्यू कम होता है। जहां गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, वैल्यू उसकी होती है। तो इसीलिए इसमें याद रखना है कि सारी एंट्रीज करना है तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। प्लस यहाँ पे देखोगे कहीं भी टोटल नहीं किया है, खाता डायरेक्टली बंद कर दिया है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको लाइन कैसे ड्रॉ करना है, तो वो याद रखना है पूरा बॉक्स बना के बढ़िया तरीके से। ठीक है। और क्वेश्चन का नंबर जो है वो साइड में डालना है। ज्यादा आपको इसके लिए नहीं एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिखानी है, एक्स्ट्रा कितना फैशन शो नहीं करना है कि बढ़िया बड़े बड़े लिखो, कलरफुल बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। बस सिंपल तरीके से लिखो, दिखना चाहिए, बस ये मेन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, ये ऑप्शन में आता है, तो ये भी उसी तरीके से हुआ। उसके बाद आया फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जो है ये आपका आएगा 11 मार्क्स का। जैसे अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि जो 8 मार्क्स का आता है उसमें टोटल 4 एंट्रीज के आपको 1 नंबर मिलते हैं। तो अगर 4 एंट्री में 1 नंबर मिलता है, इसका मतलब इसमें टोटल कितनी एंट्रीज हो जाएंगी? टोटल 32 एंट्रीज हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको आता है 11 मार्क्स का। तो 11 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा आपका 44 एंट्रीज हो जाएगा। राइट। 1-2 एंट्री गलत होगा तो 0.5 मार्क्स कटेगा, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं कटेगा। 3 भी गलत होगा तो भी 0.5 ही मार्क्स कटेगा। पर ऐसा सोचना नहीं कि मार्क्स कटे, आपको जितना हो सके उतना मैक्सिमम एंट्रीज करना है। एक बात याद रखना है, जितना हो सके उतना मैक्सिमम एंट्रीज करना है। इन केस अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहा है, जैसे कई बार ऐसा, जैसे मैं अभी बताऊं, अभी 11th का एग्जाम स्कूलों में हुआ था, जो अभी ये जनवरी में स्कूल में एग्जाम हुआ था। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों का जो कहता है ना व्यू पॉइंट कैसा था। उसमें एक ऐसा एडजस्टमेंट आया था जो बच्चों को नहीं आ रहा था। उसमें रीजन क्या था, वो पॉइंट जो है ना वो 11वीं का है ही नहीं, वो एक्चुअली 12वीं का पॉइंट है। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। 12वीं का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पॉइंट उनको सिखाया कम जाता है। तो बच्चे बोलने लगे कि सर आंसर टैली नहीं हो रहा है। अरे बच्चों तो छोड़ो, कई सारे टीचर्स भी मुझे बोले कि सर आंसर टैली नहीं हो रहा है। तो मैंने कुछ बच्चों की सप्लीमेंट्री चेक किया तो बच्चों ने सवाल ही नहीं किया था। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं किया? बोलते सर नहीं आ रहा था तो क्या करते, हमारे क्लास में किसी को नहीं आ रहा था। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, उनके लिए नहीं, एक्चुअली ये बात सभी के लिए है, कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है, कोई समायोजन नहीं आ रहा है, तो एक नहीं आ रहा है ना, तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा बाकी आ रहा है, यानी कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम। जितना हो सके उतना मैक्सिमम एंट्री करो, जितना हो सके उतना मैक्सिमम। क्लियर है? ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से उसी तरीके से है। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपका फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट जो है ये कंपनी वाला है। ठीक है। तो इसमें भी आपको एंट्रीज के ही मार्क्स मिलते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देना, जितनी एंट्रीज आपकी राइट होंगी उतने मार्क्स मिलेंगे। अब ये 11 मार्क्स का होता है, इसमें टोटल कितनी एंट्रीज होंगी? 22 एंट्रीज होंगी, क्योंकि इसमें हर एंट्री मतलब हर 2 एंट्री का 1 मार्क्स मिलता है। इसमें ज्यादा एंट्रीज नहीं होता, इसीलिए इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा अकाउंट के पेपर का एनालिसिस, कैसे आपको लिखना है। ये एक्चुअली एक स्टूडेंट का भी अगर मैं दिखा देना तो भी आप समझ जाते हैं। अभी हाल ही में एक स्टूडेंट ने मुझे अपना सप्लीमेंट्री दिया, उसने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा था, सेम टू सेम इसी तरीके। ऐसा लग रहा था जैसे ना कि टाइपिंग किया हो, इतनी उसकी राइटिंग सुंदर है, बहुत साफ सुथरा उसने लिखा था। तो मैं चाहूंगा कि आप भी साफ सुथरा लिखो, कटपिट नहीं करना है। छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो उनको आपको दिमाग में रखना है।
क्लियर है इतना? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ और बातें बता देता हूँ। जैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है कि अगर आपको थोड़ा भी बहुत भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने कोर्स ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही बताना, बाकी मैं डिटेल के लिए इसके भी छोटा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसी में सब हुच पुच हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और जो भी तकलीफ समस्या हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ऐप पे कर सकते हो, जहां से आप कंफर्टेबल हो वहां से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।